एस जयशंकर भारत के इतिहास में पहले ऐसे विदेश मंत्री हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी की वर्किंग्स का गहरा अनुभव है। यानी भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक सीजन्ड करियर डिप्लोमेट को विदेश मंत्रालय का भार सौंपा गया हो। और ये एक भारत की राजनीति के संदर्भ में किस प्रकार से भारत की राजनीति चलती है और भारत सरकार में कैबिनेट पोजीशंस चाहे कैसे भी किस प्रकार से अलॉट होती हैं, उसके संदर्भ में ये एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। क्योंकि आमतौर पर पार्टी चाहे केंद्र सरकार में कोई भी हो, आमतौर पर भारतीय राजनीति के संदर्भ में ये आलोचना हमें देखने को मिलती है कि जो कैबिनेट स्तर पर मंत्री बनाए जाते हैं उन्हें अपने डिपार्टमेंट के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं होता। अनुभव तो दूर की बात, जिस डिपार्टमेंट के कैबिनेट मंत्री के रूप में जिस डिपार्टमेंट के कैबिनेट मंत्री होने का भार वो संभालते हैं, उस डिपार्टमेंट के बारे में उन्हें किंचित मात्र भी जानकारी नहीं होती। तो एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्रालय में एक इस प्रकार के व्यक्ति का प्रतिष्ठित होना, एक इस प्रकार के व्यक्ति का भारत का विदेश मंत्री होना जिसे उस मंत्रालय की पूरी वर्किंग्स के बारे में ग्राउंड लेवल से, ग्राउंड जीरो से एक्सपीरियंस हो, भारतीय राजनीति के संदर्भ में ये एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट दिखाता है। और शायद इसके बाद आने वाले समय में हम उम्मीद कर सकते हैं कि चाहे वो कोई भी सरकार केंद्र में हो, जब सरकार में कैबिनेट मंत्री अपॉइंटमेंट किए जाएंगे तो सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स के आधार पर नहीं, और जो कौन पॉपुलर राजनेता है कौन पॉपुलर नहीं, इसके आधार पर नहीं, बल्कि इसके आधार पर कि किस व्यक्ति को, किस राजनेता को उस डिपार्टमेंट की ठोस नॉलेज है, उस डिपार्टमेंट का ठोस ज्ञान है। तो खैर, एस जयशंकर पर आते हुए, विदेश मंत्री एस जयशंकर के डिप्लोमेटिक बैकग्राउंड का जाहिर सी बात है भारत की विदेश नीति पर एक बेहद सकारात्मक असर पड़ा है। आज के समय में अगर आप किसी भी आम इंसान से जिसे राजनीति में या भू राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय अफेयर्स में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, आप किसी भी सड़क चलते आम इंसान से भी अगर पूछे भारत की विदेश नीति के बारे में कि भारत की क्या अंतर्राष्ट्रीय छवि है, तो वो भी आपको यही कहेगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो भारत का वर्चस्व बढ़ा है और भारत की एक सकारात्मक छवि बनी है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। तो यही एक महत्वपूर्ण पैराडाइम शिफ्ट आया है एस जयशंकर ने जब से भारत सरकार का विदेश मंत्रालय संभाला है कि भारत की विदेश नीति को लेकर बहुत बातचीत हो रही है। की विदेश नीति पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की भी बहुत स्पॉटलाइट है। अभी स्पॉटलाइट सकारात्मक है या फिर भारतीय विदेश नीति की आलोचना हो रही है, अलग बात है, लेकिन हम इतना तो कह ही सकते हैं कि भारत की विदेश नीति के बारे में, फॉरेन पॉलिसी के बारे में पूरी दुनिया इस समय बातचीत कर रही है। जबकि कुछ साल पहले तक ऐसा हाल था कि विदेश नीति एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मीडिया तक इतनी दिलचस्पी नहीं लेता था, लेकिन अब जो समीकरण है, अब ये समीकरण बदल गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में और विदेश मंत्री एस जयशंकर की कुशल अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी के चलते भारत अब ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व तो कर ही रहा है, लेकिन साथ में विकसित देशों को जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लेकर विकसित देशों का दोगलापन देखते बनता है, उन मुद्दों को लेकर विकसित देशों को खरी खोटी सुनाने से, उन्हें कटघरे में खड़ा करने से भी अब भारत नहीं चूक रहा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली को संबोधित किया और जनरल असेंबली में जो उन्होंने भाषण दिया, जो उनका वक्तव्य, वो कई मायनों में एक मील का पत्थर है। एक बहुत ही सीजन्ड भाषण, एक सीजन्ड वक्तव्य उन्हें दिया और आज इसी वक्तव्य के महत्वपूर्ण अंशों पर हम बातचीत करेंगे। तो इस वक्तव्य में भारत की विदेश नीति का ये पैराडाइम शिफ्ट स्पष्ट तौर पर देखने को मिला कि भारत अब अपने कॉलोनियलिज्म की मेंटालिटी से बाहर आ चुका है और बिना गोलमोल बात किए, बिना बातों को तोड़े मरोड़े, सीधे साधे स्पष्ट शब्दों में भारत अब ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व भी करता है और बहुत से महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर तथा कोट अनकोट कॉन्ट्रोवर्शियल मुद्दों को लेकर विकसित देशों से जवाबदेही भी भारत मांग रहा है। अपने वक्तव्य की शुरुआत में एस जयशंकर ने कहा कि स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज यानी मूलभूत विषमताओं और गैर समतल विकास यानी अनइवन डेवलपमेंट का खामियाजा पूरा ग्लोबल साउथ भुगत रहा है। तो यह संकेत साफ है, बात विकसित देशों की है जिन्होंने विश्व के मूलभूत संसाधनों पर कब्जा तो कर रखा है, लेकिन इस बात को स्वीकारते नहीं हैं, इस बात को नकारने में लगे हुए हैं।
फिर विदेश मंत्री ने भारत में हाल ही में संपन्न हुए G20 सम्मेलन के विषय में बात की कि किस प्रकार से सम्मेलन के दौरान भारत ने पूरे ग्लोबल साउथ का नेतृत्व किया और किस प्रकार सबको साथ में लेकर सबका प्रतिनिधित्व करके सम्मेलन के बाद जो कंसेंसस डॉक्यूमेंट उभर के सामने आया, जिसे न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है, किस प्रकार से न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में भी विकासशील देशों और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज यानी ग्लोबल साउथ के देशों के मुद्दों पर ही स्पॉटलाइट रही और भारत ने विकसित देशों को इस एजेंडे पर हावी नहीं होने दिया। और किस प्रकार से भारत के प्रतिनिधित्व में अफ्रीकन यूनियन जो है वो G20 का परमानेंट मेंबर बना, G20 का स्थायी सदस्य बना। यहाँ पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वेस्ट पर कटाक्ष करते हुए, पश्चिमी देशों पर कटाक्ष करते हुए ये भी कहा कि ये बहुत हैरानी की बात है कि G20 तो एक नया ऑर्गेनाइजेशन है, कि G20 जैसे नए ऑर्गेनाइजेशन में जब इस प्रकार से रिफॉर्म हो सकता है कि अफ्रीकन यूनियन G20 का स्थायी सदस्य बना दिया गया है, तो फिर भला संयुक्त राष्ट्र संघ में अभी तक क्यों नहीं रिफॉर्म हो उस प्रकार से, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ तो इतना पुराना संस्थान है, इतना पुराना ऑर्गेनाइजेशन है। तो उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद को कंटेम्प्रेरी बनाया जाए, यानी जो आज का समय है, जो आज के बदलते भू राजनीतिक परिवेश की जो रियलिटीज़ है, जो आज का ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट है, उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद को पुनः प्रासंगिक बनाया जाए। यानी संकेत साफ है कि भारत को अब संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद का परमानेंट मेंबर होना चाहिए और साथ में और भी देशों को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में शामिल किया जाए, सम्मिलित किया जाए। फिर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बारे में बात की कि भारत की विदेश नीति किस प्रकार से इवॉल्व हो रही है और भारत नॉन अलाइनमेंट के पथ से चला था, नॉन अलाइनमेंट के जिस पथ से चला था, तो अब भारत की विदेश नीति नॉन अलाइनमेंट से विश्व मित्र तक पहुंच गई है। यानी भारत की फॉरेन पॉलिसी को अब हम नॉन अलाइनमेंट के एक नैरो पर्सपेक्टिव से नहीं देख सकते कि भारत किसी भी देश के साथ अलाइन नहीं हो सकता है, बल्कि एक प्रकार के मल्टी अलाइनमेंट का समय है कि भारत अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार अलग अलग देशों के साथ अलग अलग मुद्दों पर इंगेज करता है और इस इंगेजमेंट में ये जो अलग अलग मल्टीलैटरल फोरम्स में अलग अलग देशों के साथ भारत अपनी विदेश नीति के अंतर्गत इंगेज करता है, इस इंगेजमेंट में आपस में कोई टकराव नहीं है, किसी प्रकार की कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बल्कि एक हार्मोनाइजिंग इन्फ्लुएंस है। तो एक प्रकार से नॉन अलाइनमेंट से लेकर ये वसुधैव कुटुंबकम तक का सफर है जो कि भारत की विदेश नीति ने तय किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ सहित अनेकों मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस के रिफॉर्म के संदर्भ में विदेश मंत्री ने दो टूक बात कही कि किस प्रकार विकसित देशों ने अपने स्वार्थ के चलते इन संगठनों को अपनी बपौती समझ रखा है और इन संगठनों के रिफॉर्म को रोक रखा है, स्टॉल कर रखा है अपने निहित स्वार्थों के चलते। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के रूल बेस्ड ऑर्डर का सम्मान करता है और उसे मानने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है, लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि जब रूल्स बेस्ड ऑर्डर को लेकर इतनी बातें हो रही हैं तो सिर्फ ये महज बातें और रिटॉरिक बन के रह गए, जबकि वास्तविकता में संयुक्त राष्ट्र संघ का जो एजेंडा है वो कुछ ही ऐसे गिने चुने देश हैं जो उसको डिफाइन करते हैं और इसके नॉर्म्स निर्धारित करते हैं। ये हमेशा के लिए नहीं चल सकता, विदेश मंत्री ने कहा, और न ही ऐसा होगा कि इसे बिना किसी चुनौती दिए हमेशा के लिए चलने दिया जाएगा। A fair, equitable and democratic order will surely emerge once we all put our minds to it. That means ensuring that rule makers do not subjugate rule takers. After all, rules will work only when they apply equally to all. यानी कि एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर जो कि प्रजातांत्रिक हो और सबके लिए समान रूप से लागू हो, इस वर्ल्ड ऑर्डर को कार्यान्वित करने का समय आ गया है। और ये वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो तभी कार्यान्वित हो पाएगा, इसका विजन तभी रिलीज हो पाएगा जब सभी देश इस दिशा में काम करने के लिए प्रतिबद्ध हो, इस दिशा में एक्शन लें। और इसके लिए ये ज़रूरी है कि जो नियम कानून बनाते हैं वो उनके मानने वालों को प्रताड़ित न करें। नियम कायदे तो आखिर तभी चलेंगे जब वो सभी के लिए एक से होंगे। फिर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वैक्सीन अपार्थेड और क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में भी विकसित देशों पर निशाना साधा कि किस प्रकार कोविड महामारी के समय जब विश्व एक भयंकर महामारी से जूझ रहा था और भारत पूरे ग्लोबल साउथ का समय भी प्रतिनिधित्व कर रहा था, किस प्रकार से चाहे वो लैटिन अमेरिकी देश हों या फिर हमारे पड़ोसी देश हों दक्षिण एशिया के या फिर दूर दराज के पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज हों, भारत ने किस प्रकार से वैक्सीन आपूर्ति के लिए इन सभी देशों को कोविड वैक्सीन सप्लाई करने में प्रतिनिधित्व किया,
आगे बढ़कर भारत ने इसमें एक्शन लिया, तो उस समय किस प्रकार से विकसित देश अपनी एक अलग ही राजनीति में लगे थे और वैक्सीन होर्डिंग में लगे थे। और जब वैक्सीन होर्डिंग हो गई तो उसके बाद कोविड वैक्सीन के माध्यम से अपने आर्थिक स्वार्थों को, अपने आर्थिक हितों को पूरे करने में लगे थे। तो इस पर भी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वेस्ट पर कड़ा कटाक्ष किया और साथ ही क्लाइमेट फाइनेंसिंग के संदर्भ में भी टिप्पणी की कि किस प्रकार से विकसित देश जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनके जो क्लाइमेट गोल्स हैं उसको पूरी करने के लिए, जो क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए जिस प्रकार से विकसित देश प्रतिबद्ध हैं, वो कैसे उन दायित्वों से पीछे हटने का कोई मौका नहीं छोड़ते। कनाडा के संदर्भ में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने जिस प्रकार से खालिस्तानी सेपरेटिस्ट लीडर, या फिर शायद इन्हें टेररिस्ट कहना ही ज़्यादा उपयुक्त होगा, हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में जिस प्रकार से भारत पर आरोप लगा, और वो भी बिना किसी प्रमाण के कि भारत की भूमिका है हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में, उसको लेकर भी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वेस्टर्न कंट्रीज़ पर, विकसित देशों पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल कन्वीनियंस शुड नॉट डिटरमाइन रिस्पॉन्सेज टू टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म एंड वायलेंस। यानी आतंकवाद, हिंसा और एक्सट्रीमिज्म को लेकर किसी देश का क्या रवैया हो, इसका फैसला उसकी राजनीतिक सहूलियतें, उसकी राजनीतिक सरोकार नहीं कर सकते। अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी में डंके की चोट पर एक ही बात को बार बार कहना भी एक हुनर है, एक प्रेशर टैक्टिक है। और भारत अभी से नहीं बल्कि पिछले कई वर्षों से चुपचाप एक बैकडोर डिप्लोमेसी के माध्यम से, बैक चैनल डिप्लोमेसी के माध्यम से बहुत से अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर लॉबिंग कर रहा है, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र संघ के रिफॉर्म का मुद्दा हो, या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में भारत की परमानेंट मेंबरशिप का मुद्दा हो, या फिर जितने भी मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें किस प्रकार से उनको रेलिवेंट बनाए, चाहे आज के परिप्रेक्ष्य में, और उनमें ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व हो, चाहे वो इसका मुद्दा है। भारत इसको लेकर लगातार एक बहुत ही कंटिन्यूअस तरीके से बैकडोर डिप्लोमेसी कर रहा है। आपको हर 2-3 महीने में इसको लेकर कोई ना कोई न्यूज़ अवश्य दिख जाएगी कि भारत के किसी रिप्रेजेंटेटिव ने संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी मुद्दे को लेकर कुछ कहा या फिर कुछ वक्तव्य दिया। तो भारत की विदेश नीति में हमें एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट देखने को मिलता है कि हम सिर्फ बातें नहीं कर रहे हैं, खाली हम सिर्फ टॉक शॉप नहीं चला रहे हैं कि विदेश मंत्री ने जाकर बड़ी बड़ी बातें कर दी या फिर प्रधानमंत्री ने जाके बड़ी बड़ी बातें कर दी, बल्कि उन सब बातों को ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट भी किया जाए। जिस प्रकार से अभी हमने G20 समिट में देखा कि कितनी चीज़ें ग्राउंड लेवल में इंप्लीमेंट हुई। और हालांकि जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी की बात आती है तो कोई भी चीज़ रातों रात नहीं होती, परसेप्शन बनता है, और फिर जो परसेप्शन बनता है उसी के हिसाब से धीरे धीरे पॉलिसी में चेंज आता है, पॉलिसी में परिवर्तन आता है। तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी के संदर्भ में हम एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट देख रहे हैं कि जो भी बातें की जाती है फिर एक्शन से उनको बैक भी किया जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।